अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों का। रायपुर से खबर, जहां आज बीजेपी की वर्चुअल रैली आयोजित होने जा रही है। ये वर्चुअल रैली में बताया जा रहा है 10 लाख से अधिक लोग जुड़ेंगे। ऑनलाइन 10 लाख से अधिक लोगों के जुड़ने की उम्मीद है और इस वर्चुअल रैली को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की अब तक की जो उपलब्धियां रही हैं वो उपलब्धियां बताएंगे और ये वर्चुअल रैली के जरिए एक तरह से बीजेपी के लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आज इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। करीब 10 लाख से अधिक लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। हम रुक करेंगे धर्मेंद्र जायसवाल, स्टेट एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, जाहिर है कि जो लगातार बीजेपी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जिलों में ये वर्चुअल रैली कर रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज संबोधित करेंगे। क्या खास रहेगा इस वर्चुअल रैली में आज? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जनसंवाद कार्यक्रम चला रही है। उससे पहले मंडल स्तर पर ये जनसंवाद के कार्यक्रम यहाँ के नेताओं ने किया, जिसमें वर्चुअल रैलियां की गई। जिले के नेताओं ने मंडल के जो वर्चुअल रैली है उसको संबोधित किया। उसके बाद प्रत्येक जिले में जिला जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। राज्य के प्रमुख नेताओं ने उन जिलों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। तमाम जो कार्यकर्ता है वो अपने मोबाइल के माध्यम से इसमें जुड़े और जिले के और प्रदेश की राजनीति की बातचीत हुई। राज्य सरकार के कामकाज की विफलता को लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी सरकार के दशा और दिशा को लेकर के बातचीत हुई और जो उनके संकल्प हैं उसको लेकर के बातचीत हुई। आज छत्तीसगढ़ जन संवाद कार्यक्रम होगा 12:30 बजे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस छत्तीसगढ़ जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 3 लाख कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। उसके सहित 3 लाख कार्यकर्ताओं के साथ साथ कुल 10 लाख लोगों को जोड़ने की योजना है। ये संकल्प लिया गया है कि जन संवाद कार्यक्रम में 10 लाख लोग एक साथ जुड़े हैं और शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार की दिशा को लेकर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के संकल्प को लेकर के बातचीत करेंगे। इसी दौरान छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है, राज्य सरकार, उसकी विफलताओं को लेकर के भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का आगामी कार्यक्रम क्या होगा और किस तरीके से राज्य सरकार को घेरने की कोशिश होगी, वो तमाम बातचीत होगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे, राष्ट्रीय मंत्री रामविचार नेताम और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत तमाम नेता इस वर्चुअल रैली में शामिल होंगे और अपनी बात भी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल सूची का इंतजार अभी और करना होगा। बीते दिनों कांग्रेस की बैठक में इस सूची को जल्द जारी करने की बात तय हुई थी, लेकिन अब इस सूची को फाइनल करने में पार्टी को अच्छी खासी मशक्कत करना पड़ रही है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष मोहन मरकाम को सभी बड़े नेताओं से नाम लेने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सभी से सूची लेना संभव नहीं हो पाया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अभी तक नाम नहीं दिए हैं, जिससे कि निगम मंडल की जो सूची है वो अटकी हुई है। एक महीना तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मंशा है करने की। केवल नाम जुटाने के लिए जो भी दिक्कत हो रही है, 2-3 हफ्ते से ज्यादा, 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सामान्य रूप से, क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट भी सीरियसली वो भी अब खबर भेज रहे हैं कि आपके यहाँ नहीं आया है तो भाई जल्दी भेजिए। लोगों से वहां से भी खबर है। अब नहीं होने वाली या टालने वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की मानसिक हालत ठीक नहीं है। सत्ता और मंत्री पद के जाने से अजय चंद्राकर विचलित हो रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अजय चंद्राकर जी का मानसिक हालत ठीक नहीं है। जब से सरकार गई है, मंत्री पद गया है, तब से वो विचलित सा रहते हैं और उलझुल बयानबाजी करते हैं। जिस गोबर के बारे में
उलझुल बयान दिए हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गाय गोबर का बहुत सम्मान है। रायपुर से ही खबर, जहां सरोज पांडे के चीन दौरे की फोटो जो वायरल हुई है, उस मामले में कांग्रेस ने चीन दौरे का फोटो जो है ट्वीट किया था और इस मामले पर अब सरोज पांडे ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस को घेरते हुए सरोज पांडे ने कहा है कि फोटो पर प्रश्न खड़े करने वालों का आईक्यू देखिए, कांग्रेस के पास हमसे सवाल करने का कोई नैतिक साहस नहीं है। 6 साल पहले पार्टी कार्यक्रम में चीन गई थी। राहुल गांधी पर कुछ सवाल करो तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। कांग्रेस ने जिस विषय को डाला है पूरी जानकारी करके करना चाहिए तो विषय स्पष्ट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी पे प्रश्न खड़ा होता है तो जैसा नेता बाकी कांग्रेस वैसी। कांग्रेस पार्टी से जिस प्रकार से जिन विषयों पर प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है और हमारा विषय बहुत लाजमी है, इस विषय पे हमने राजनीति नहीं की है। जो प्रश्न हमने जवाब मांगा है वो जवाब आज तक आया नहीं है। हम पर प्रश्न करने का साहस अभी कांग्रेस के पास में ये नैतिक साहस नहीं है। कांग्रेस ये नैतिक साहस अगर करने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब है कि विषय को दूसरी ओर मोड़ रही है। जाहिर है कि सरोज पांडे ने ये एक तरह से तंज कसा है और कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये सवाल भी खड़े किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झीरम हमले की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। वहीं जांच को लेकर एनआईए और बस्तर पुलिस भी आमने सामने आ गए हैं। जांच को लेकर ताजा विवाद 25 मई को उस वक्त शुरू हुआ जब हमले में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र ने एक नई एफआईआर दर्ज कराई थी। एनआईए का कहना है कि वो इस मामले की पहले से जांच कर रही है और यदि इस मामले में बस्तर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो उस एफआईआर को एनआईए को दे दिया जाए। इस मामले को एनआईए कोर्ट तक लेकर आ गई है। एनआईए ने एक पिटीशन दायर की है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में क्या हो रहा है इससे उसे अवगत कराया जाए। यदि मामले में कोई नए तथ्य सामने नहीं आए तो इस मामले में स्टेट एजेंसी की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पहले से ही हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। एनआईए के इस कदम के बाद अब बस्तर पुलिस इस मामले को बचाने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में पहले सप्ताह में कोर्ट में इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई हो सकती है और तब बस्तर पुलिस जवाब देगी। इधर एफआईआर दर्ज होने के बाद एनआईए की कार्रवाई में थोड़ी तेजी जरूर आई है। एनआईए ने घटना से जुड़े 2 लोगों को रायपुर में पूछताछ और बयान के लिए भी शनिवार को बुलाया। देखिए, अब ये तो ऐसा लगता है कि लिखा पोती का काम हो रहा है और अगर इनको जांच करना था तो 7 साल से जांच कर रहे थे, उस समय में सब सामने आ जाता सच। पर ऐसा नहीं लगता है कि सच लाना चाहते हैं और ये लिखा पोती का काम चल रहा है, इसीलिए हमें अब विश्वास नहीं है। क्योंकि हमने भी हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, फिर हम लोगों ने सब पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री के पास अपनी मांग रखी है कि हमें न्याय दिलाइए, तो उन लोगों ने भी अपनी तेजी लाई है, एसआईटी गठित की है। बयान तो अब हम एसआईटी में ही देंगे, ये दस्तावेज देंगे। तो एनआईए में बयान देने का अभी तक तो औचित्य नहीं है, क्योंकि मेरी हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है और न्यायपालिका में जब तक सुनवाई दे रही है तो मुझे नहीं लगता कि मैं एनआईए को बयान देना उचित है। देखिए, कल ही मुझे मतलब वो मिला आवेदन यहाँ आने पहुँचने का कि आप आइए एनआईए को बयान दीजिए, तो मैं पहुँचा हूँ। लेकिन मैंने बयान देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैंने न्यायिक जांच का भी मेरा बयान हो चुका है जगदलपुर में, तो वहाँ पर मैंने जो बयान दिया उसकी कॉपी जो है वो हमारे वकील साहब के पास में है, तो उसको मैं जब तक टैली ना कर लूँ, क्योंकि सेम बयान देना पड़ेगा ना, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो उनसे मैंने बोला है कि मुझे मतलब अगली डेट दी जाए, तो मैं जब तक उसको टैली ना कर लूँ, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि सच्चाई सामने आएगी। ये वही लिपापोती का काम चल रहा है और जब इतने सालों से नहीं आई सच्चाई सामने, तब मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि सच्चाई सामने आएगी। देखिए, एनआईए जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय एनआईए का गठन हुआ है। उस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एनआईए ने जांच का बिंदु भी तय किया था। तो आज कांग्रेसियों को एनआईए पर विश्वास होना चाहिए, कहे कि उन्हीं के बड़े लोगों ने इसका गठन किया है।
बस्तर में शांति और विकास के लिए नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट जारी की है। आईजी बस्तर ने आम जनता से अपील की है कि इन नक्सलियों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। नक्सली पर घोषित इनाम की राशि भी सूचनाकर्ता को प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद नक्सल हिंसा में 1800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं करोड़ों रुपए की शासकीय और निजी संपत्ति की क्षति भी हुई है। फिलहाल हम रुक करेंगे। प्रशांत गजवी हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। प्रशांत, जाहिर है कि लगातार नक्सली वारदातों की खबरें तो छत्तीसगढ़ से हर बार आती हैं। सरकारें आई, सरकारें बदली, कई नेता जो है दावा भी करते नजर आए, लेकिन स्थिति जस की तसी बनी रही। अब ये जो छत्तीसगढ़ में जो एक स्टेप लिया जा रहा है, यानी कि एक तरह से हम इसे अभियान ही कहेंगे कि लिस्ट तैयार हो गई है घोर नक्सलियों की, क्या है इस पर जानकारी? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से देखा जा रहा है बस्तर में पिछले 4 दशकों से नक्सलियों का आतंक फैला हुआ है और अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार की रणनीति जो है नक्सलियों के खिलाफ तैयार करते आए हैं पुलिस और सरकार। और इस बार जिस तरीके से नक्सलियों की जो लिस्ट तैयार की गई है, ये एक कारगर साबित इसलिए हो सकती है क्योंकि इससे पहले जो नक्सलियों के बैनर और पोस्टर लगाकर जो है पुलिस प्रचार करती थी कि इन नक्सलियों के जो है इतना इतना इनाम है, लेकिन वो कुछ चुनिंदा ही नक्सलियों के नाम हुआ करते थे। लेकिन अब जो है वो जोनल कमेटी से लेकर बाल संगम सदस्य तक जो नक्सली काम कर रहे हैं, नक्सल संगठन से जुड़कर, उन लोगों के नाम है इसमें। तो एक एक व्यक्ति जो एक एक पंचायत, एक एक गांव, एक एक जिले में जो रह रहा है, उस व्यक्ति की जानकारी इस लिस्ट में जारी की गई है। और ये भी कहा गया है बस्तर आईजी द्वारा कि जो भी व्यक्ति अगर इन नक्सलियों के बारे में जानकारी देता है या फिर आत्मसमर्पण करवाता है या फिर गिरफ्तारी करवाता है, किसी भी कंडीशन में उस व्यक्ति का नाम जो है वो गोपनीय रखा जाएगा और साथ ही साथ उसे उस इनाम की राशि भी दी जाएगी। तो ये एक इस बार थोड़ा सा कारगर साबित हो सकता है। और जिस तरीके से हाल ही में दंतेवाड़ा में एक परिवार को बस्तर दंतेवाड़ा एसपी ने अपील की थी और उसके बाद जो है वहां से एक आत्मसमर्पण आया था, तो उसके बाद जो है इस योजना के ऊपर काम शुरू करना चालू कर दिया था पुलिस ने और उसके बाद से जो है लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिया। और इस लिस्ट में सबसे अहम भूमिका जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं और जो गिरफ्तार नक्सली उन लोगों की है। और जिस तरीके से नक्सलवाद का जनदंश जो है बस्तर झेल रहा है, 1800 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें जवान तो शामिल हैं ही, साथ ही साथ आम नागरिक भी जो है बस्तर के शामिल है। साथ ही साथ करोड़ों रुपए की जो संपत्ति की जो नुकसान हुई है वो सरकारी संपत्ति ही नहीं थी, उसमें कुछ ऐसी संपत्ति भी थी जो निजी संपत्ति थी। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि नक्सलवाद से पूरा बस्तर जो है जूझ रहा है और ऐसे में रणनीति बदलकर अगर ये रणनीति काम करती है तो कहीं ना कहीं बस्तरवासी इसका बिल्कुल जो है स्वागत करेंगे। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत तमाम बातचीत के लिए। खबर बलौदाबाजार से, जहां बीजेपी पार्षद प्रत्याशी की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने भक्ति यादव की चाकू मारकर हत्या की है। यहां बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है वार्ड क्रमांक 17 के बीजेपी पार्षद भक्ति यादव, जिनकी चाकू से दाकर हत्या की है बदमाशों ने, और मोहल्ले के 2 युवकों के ऊपर फिलहाल ये हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद फिलहाल पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं, तनावपूर्ण स्थिति है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर मंडला में एनएसयूआई नेता सोनू परोचिया की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी में एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या के बाद दोनों आरोपी भागकर रायपुर आ गए थे, जिन्हें घूमते हुए संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने पकड़ा। जब पूछताछ की तो इस मामले का खुलासा हुआ। रायपुर पुलिस ने मंडला पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। मंडला में शुक्रवार देर रात बदमाशों ने कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना देर रात 1 बजे की है, जब सोनू परोचिया अपनी मोपेड से जा रहा था तो कुछ लोगों ने पहले तो उसे 4 पहिया वाहन से टक्कर मार दी और जब तक वो संभल पाता उससे पहले ही उसके सीने में गोली मार दी। सोनू के साथ एक अन्य युवक भी घायल हुआ है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। रायपुर से खबर, जहां आरपीएफ की टीम ने खुलासा किया है गुड्स के नाम पर जो है सिगरेट की सप्लाई यहां की जा रही थी। रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस से ये माल जब्त किया गया। पार्सल कुरियर गुड्स के नाम से 5 बोरी सिगरेट ये भुसावल भेजी जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही आरपीएफ की टीम ने एक खुलासा किया, माल जब्त कर लिया है और
आरपीएफ टीम ने रेल अधिनियम की धारा 163 के तहत कार्रवाई शुरू की है। दुर्ग से खबर, जहां नशीली दवाइयों के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से दवाइयों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। खबर है कि नशीली दवाओं में 5 अलग अलग प्रकार की दवाएं शामिल हैं। दवाइयों की कीमत हजारों की बताई जा रही है। 1000 रुपए में ये दवाइयों की कीमत है, जिसमें फिलहाल दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कुछ नशीली दवाई की सप्लाई लेकर के रायपुर से इधर आ रहा है। इस मामले में मुखबिर लगाए गए थे, जिसमें क्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसके अलावा ट्रेमेडॉल हाइड्रोक्लोराइड इत्यादि लगभग 97,000 से ऊपर का माल लेकर के यहाँ देने आ रहा था। इस मामले में इसकी गिरफ्तारी की गई है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इधर दुर्ग से खबर, जहां पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए मौके से 13 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है पुलिस ने इन सभी सटोरियों से लाखों की सट्टा जो पर्ची है वो भी जब्त की है। सट्टा पर्ची आरोपियों से फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। दुर्ग पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके तहत दुर्ग सब डिवीजन में सीएसपी दुर्ग के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई थी। चारों टीमों ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी और इसमें चारों स्थान से लगभग 60,000 रुपये जब्त किए गए हैं। लाखों की सट्टा पट्टी है। इसमें कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया, उनको रिमांड में लिया गया। बिलासपुर में महिला उत्पीड़न के मामले सामने आने लगे हैं। सरकंडा थाना के अंतर्गत एक महिला की थाने में शिकायत दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद महिला आईजी कार्यालय पहुंची। महिला ने पति के भाई और परिवार वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का पति विदेश में रहकर काम करता है। पीड़ित महिला ने खुद ही सुरक्षा के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पुलिस है, मेरा ना एफआईआर लिख रहे हैं, ना मेरी बात सुन रहे हैं। बोलते हैं मेरा पति का घर है तो मेरा पति कैसे भी जा सकता है, मेरे को कैसे भी निकाल सकता है और अपना सामान लेके निकल जाओ बोल रहे हैं। मैं 2 बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चों के साथ कैसे इंसाफ होगा? और मेरा पति विदेश में है तो बोलता है मैं विदेश में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और महिला ये एक तरह से अर्जी लगाने आईजी कार्यालय पहुंची। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने दुर्ग के पटेल चौक पर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने यहां केंद्र सरकार की अर्थी निकाली, पुतला दहन किया और नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान भिलाई कांग्रेस जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, जिससे आम जनता काफी त्रस्त है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब देश संपूर्ण संकट के दौर से गुजर रहा हो, केंद्र सरकार को तत्काल पेट्रोल डीजल के दामों को कम करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के जब भाव बढ़ते थे गैस सिलेंडर का, तो माननीय स्मृति ईरानी जी मंत्री पकड़ पकड़ के नाचा करती थी उस जमाने में। आज क्यों इस चीज को मंत्री नहीं बोल रहे हैं? आज पेट्रोल और डीजल, आज इस महामारी में सबके जेब खाली है। ऐसे समय में आम जनता को जब राहत देने की बात आनी चाहिए तो नरेंद्र मोदी की ये सरकार, केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी से हम लोग सब निवेदन कर रहे हैं कि वो अपना ये पेट्रोल डीजल का भाव जो बढ़ा है उसको वापस ले, ताकि आम जनता के जेब में डाका ना डाले, क्योंकि आम जनता को ये तकलीफों का सामना जो करना पड़ रहा है वो हम होने नहीं देंगे। और केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी, और हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी इस विषय पर लगातार कह रही है कि आम जनता को राहत देनी चाहिए ऐसे समय। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ देश भर में कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रही है और इसी तरह की कुछ तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी शनिवार को देखने को मिली। दुर्ग में इन कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की एक तरह से शव यात्रा निकाली और पुतला दहन करते हुए सरकार का पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की है। दुर्ग जिले के 4 पुलिस के जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन जवानों में मोहन नगर थाना के 3
और सुपेला थाना का एक जवान शामिल है। सभी संक्रमित जवानों को कोविड हॉस्पिटल भिजवाया गया है और जैसे ही पुलिस जवानों के संक्रमित होने की जानकारी पुलिस विभाग के अधिकारियों को लगी, वे तत्काल थाना पहुंच गए और संपूर्ण थाने को सैनिटाइज कराने का कार्य किया गया। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना यहां कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। आज भी दुर्ग जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से 2 बीएसएफ के जवान हैं और 3 पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये तीनों ही पुलिसकर्मी मोहन नगर थाना में पदस्थ थे। इसकी वजह से जैसे भी इनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई तीनों कर्मियों में, जिसके बाद पूरे थाने को सैनिटाइज करने की जो है वो कार्यवाही शुरू की गई है। एडिशनल एसपी यहाँ पर पहुंचे हुए, सीएसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरे थाने को अभी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसके बाद थाने को सील करने की यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दूं कि इसके पहले नेवई थाने में भी कोरोना पॉजिटिव जो जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद नेवई थाने को भी सील कर दिया गया था, जिसके बाद आज मोहन नगर थाने में भी 3 पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आज पूरे थाने को सैनिटाइज किया जा रहा है। अभी सीएसपी साहब ने पुलिसकर्मियों की बैठक भी ली है, जिसके बाद उनसे चर्चा भी हुई है। अभी सूची तैयार की जाएगी और सूची के बाद ही ये निर्धारित किया जाएगा कि ये जवान कितने लोगों के संपर्क में आए थे और किनको किनको क्वारंटाइन करना है। भिलाई से बंसल न्यूज के लिए अनुभूति भाकरे ठाकुर। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शनिवार को भारी बारिश हुई। इसके अलावा प्रदेश के अन्य इलाकों में बरमकेला रायगढ़ में 5 सेंटीमीटर, बिल्हा बिलासपुर में 4 सेंटीमीटर, प्रतापपुर सूरजपुर में 4 सेंटीमीटर, प्रेमनगर सूरजपुर बलरामपुर खड़गवा कोरिया जनकपुर आदि इलाकों में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश होने के साथ कुछ इलाकों में बौछारें पड़ने की संभावना जताई। हम रुक करेंगे उमेश मौर्य का। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए मौसम का अपडेट हम ले लेते हैं। उमेश, जरा बताइए कि फिलहाल अब तक जो बारिश हुई है प्रदेश में, हालांकि मौसम विभाग तो यही जता रहा है कि अच्छी बारिश हुई है, आने वाले दिनों के लिए फिलहाल क्या संकेत हैं मौसम के? देखिए, अगर पिछले सालों की तुलना की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष बारिश अच्छी हुई है, जिसमें रायगढ़ में सबसे ज़्यादा 5 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है, बिलासपुर में 4 और सूरजपुर वाड्रफ नगर में 3-3 इस तरीके से 3-3 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जो मौसम है वो बारिश है वो सही है और पर्याप्त बारिश हो चुकी है पिछले साल की तुलना में। वहीं जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 24 घंटे के भीतर जो छत्तीसगढ़ के अन्य इलाके हैं वहां पर हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। यानी कि आने वाले दिनों में जो मौसम है वो अपना रुख बदलेगा और फिर से तेज बारिश होगी। अभी 2 दिनों से बारिश बंद है, चूँकि शनिवार को तेज बारिश हुई है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हुई है, बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़ इन इलाकों में तेज बारिश हुई है। फिलहाल अभी वैज्ञानिकों का ये कहना है, मौसम वैज्ञानिकों का, कि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरीके से रहेगा और जो हल्की बारिश और गरज के साथ छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में बारिश हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश, बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने कहा है कई अलग अलग जिलों में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने के अभी आसार हैं।